अब हम बात करेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार की। तो हम इसके बारे में पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि कैसे मतलब ये जलियांवाला बाग नरसंहार स्टार्ट हुआ। तो पृष्ठभूमि, जैसे ही रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया तो पंजाब में दो थे, एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इन दोनों ने, किचलू ने और मलिक ने, इन दोनों ने विरोध प्रदर्शन किया। और नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया भगवान अहीर ने। और उनके ऊपर फिर लाठीचार्ज कर दिया गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 10 अप्रैल को, तो फिर क्या हुआ था कि इनको जेल से कैसे निकाला जाए, फिर उस पर बैठक हुई। कब हुई बैठक? तो 13 अप्रैल 1919 को बैठक हुई कि कैसे इनको, मतलब उस दिन जो है वैसाखी का पर्व था अमृतसर में, और जलियांवाला बाग मैदान जो है उसमें सभी लोग इकट्ठा हुए और उसमें बैठक हुआ था कि कैसे इनको जेल से बाहर निकाला जाए। कब हुआ था बैठक? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। फिर इसमें विरोध प्रदर्शन उन बैठक में ये हुआ कि विरोध प्रदर्शन किया जाए, इसमें अहिंसक तरह से निवेदन करके। तो ये जो गुप्त सूचना जो थी उसमें एक हंसराज नाम का था एक व्यक्ति, उन्होंने इस सूचना को बता दिया। और 12 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसको सैन्य कानून बोलते हैं। यह जो है धारा 144 के अंतर्गत था। 4x4 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, इस मार्शल लॉ का एक नियम था। जैसे ही हंसराज ने ये गुप्त लीक किया था तो उस टाइम जो है एक रेनाल्ड ओ डायर जो कि सैन्य कमांडर थे और दूसरा माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन दोनों ने मिलके उधम सिंह प्लस 150 सैनिकों को मतलब बंदूक से मार गिराया, जिसमें 379 लोग मारे गए और 12,000 प्लस घायल हो गए। तब हम बात करेंगे उधम सिंह कौन था। उधम सिंह जो 13 मार्च 1940 में लंदन जाकर माइकल ओ डायर की हत्या करेगा। उधम सिंह एक बच गए थे और उन्होंने ये सोचा था कि वो जाके माइकल ओ डायर को मारेंगे वो। और गोली किसके आदेश पर चलाया गया था? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके आदेश पर गोली चलाया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो माइकल ओ डायर थे। फिर जब क्या हुआ था कि संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन मतलब ये जो इतने सारे लोग मर गए इसका प्रदर्शन किया गया। फिर इसमें इसके जांच के लिए क्या हुआ नहीं हुआ इसके लिए हंटर कमीशन को बुलाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस ले ली। फिर शंकरन नारायण वाजपेयी की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये जो घटना हुआ था इन सब से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर CF एडूज जिनको दीनबंधु के नाम से बोलते हैं, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, उन्होंने कहा था कि ये जो है जानबूझकर की गई हत्या है ये। फिर मार्टेंग्यू भारत के राज्य सचिव। मार्टेंग्यू कौन थे? तो मार्टेंग्यू जो है भारत के राज्य सचिव थे। उन्होंने कहा कि ये निर्वारक हत्या है। फिर क्या हुआ? इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बुलाया गया। तब हम हंटर कमीशन के बारे में स्टडी करते हैं कि ये क्या है। हंटर कमीशन जो है मार्च 1920 में रिपोर्ट जमा करेगा। ये इसकी जांच करके पूरी जांच करके और पूरा फाइनल रिपोर्ट जो है मार्च 1920 को हंटर कमीशन ने जमा किया। ये हंटर कमीशन क्यों बुलाया गया? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के जांच के लिए, मतलब जितने भी सदस्य जो थे उसमें नरसंहार हुआ उसमें सदस्य जो मारे गए थे उनकी जांच के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड को ये हंटर कमीशन का आयोजन किया गया था। हंटर कमीशन में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेजी थे और 3 भारतीय थे। और उस 3 में भारतीय में कौन कौन से थे उनका नाम, एक तो चिमन लाल सितलवाड़, दूसरा जगत नारायण, तीसरा साहबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 जो थे हंटर कमीशन में शामिल थे सदस्य के रूप में। अब ये जो हंटर कमीशन जो था इसका जो फाइनल रिपोर्ट उसमें किया गया था उसमें एक अनुशंसा दिया गया था कि ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया। इसमें फिर एक्शन क्या लिया जाए तो माइकल ओ डायर को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। फिर माइकल ओ डायर जब जैसे ही नौकरी से बर्खास्त हुआ तो फिर लंदन चला गया। लंदन में क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य का उनको जो है माइकल ओ डायर को ब्रिटिश साम्राज्य की शेर की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? तो उनके कहने पे जो है वो गोली चलाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। फिर उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का भी उपाधि दिया गया। मतलब इन्होंने भारत के इतने सारे लोगों को मार दिया और लंदन चले गए और लंदन में उनको मतलब उनको सम्मानित किया जा रहा है।
फिर तीसरा क्या हुआ कि उनको 26,000 पाउंड का इनाम भी दिया गया था। किसको दिया गया था? माइकल ओडायर को। तो ये 3 उपाधि उनसे उनको सम्मानित किया गया था लंदन में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तहकीकात समिति, मतलब जिसको हम इंक्वायरी कमेटी बोलते हैं, वो बुलाया गया। किसने बुलाया था? महात्मा गांधी ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए। कि कौन सा समिति बुलाया गया? तहकीकात समिति बुलाया गया था। अब इस जो इंक्वायरी कमेटी जो हुई थी, इसके सदस्य कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे इसके अध्यक्ष थे इंक्वायरी कमेटी के। इसको तहकीकात समिति बोलते हैं। इसमें अन्य सदस्य महात्मा गांधी थे। फिर इन्होंने क्या हुआ कि स्वयं अपनी हाथ से रिपोर्ट को लिखेंगे। जैसे मोतीलाल नेहरू हो गया, पुपुल जयकर, अब्बास तैयब जी, CR दास। अब इसमें जो जांच किया गया, तो इसमें जो रिपोर्ट जांच के बाद हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट जब मांग हुई तो इसमें अगर मेरी मांगों को नहीं माना तो असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। ये मांग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इसमें जो है कुछ पॉइंट की मांग की गई थी, इससे कि माइकल ओडायर को घटना का जिम्मेदार ठहराया गया था। दूसरा पॉइंट, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जाए। मारे गए लोगों के परिवार को सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और बच्चों की शिक्षा, ये सब दी जाए, नहीं तो हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। ये किनका कहना था? महात्मा गांधी का। फिर इतना होने के बाद फिर लाठी क्लब हुआ। इसमें तिलक महाराष्ट्र से थे, उन्होंने किया। फिर डंडा फौज चमनदीप पंजाब में है। फिर उसके बाद क्या होगा? मार्टेंगू जेम्सफोर्ड सुधार, ये आया 1919 में। अब हम बात करेंगे मार्टेंगू जेम्सफोर्ड सुधार के बारे में, हम स्टडी करेंगे। तो मार्टेंगू कौन था? मार्टेंगू जो है भारत का सचिव था, जो कार्यकाल लंदन में यह जो है इसका कार्यकाल लंदन में था। यह भारत में जो आया 1917 ईस्वी में आया था। फिर जेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय 1916 से लेकर 21 तक रहा। भारत परिषद अधिनियम 1919 में लागू किया गया था, जेम्सफोर्ड ने किया था। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ। फिर 10 वर्ष के बाद फिर 1919 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। ये रिव्यू क्यों किया गया था? तो ये संवैधानिक विकास के लिए दिया गया था। फिर क्या हुआ? मार्टेंगू जो है भारत आया, भारत का वायसराय बन के आया। उन्होंने किया कि प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में आया। फिर भारत के सैन्य कमांडर के, फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व। फिर उसने क्या किया कि एक रिपोर्ट तैयार किया। फिर मार्टेंगू चेम्सफोर्ड, जिसको हम मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी। सिफारिश में क्या क्या कहा गया था? तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। फिर भारत में चुनाव आयोजित करने की इजाज़त दी जाए। फिर सिखों के लिए, ईसाई के लिए एवं आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की जाए। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय की प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की अनुशंसा की जाए। ये सब जो है इसकी सिफारिश थी। किसकी? तो मार्टेंगू की, जब वो भारत आया था और उसने अपनी रिपोर्ट में ये सब लिखा था। अब हम बात करेंगे कि गांधी युग की। गांधी युग जो है कब से कब तक कहा जाता है, माना जाता है? तो 1919 से लेकर 1947 तक गांधी युग माना जाता है। इनका विचारधारा क्या था? गांधी युग में इनका विचारधारा था सत्याग्रह, मतलब सत्य प्लस अहिंसा। सत्य के आधार पर अहिंसा। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य अहिंसा। जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट, गांधी अपने जीवन में प्रभाव सबसे ज़्यादा हुए। किससे प्रभावित हुए? तो एक जॉन रस्किन नाम के व्यक्ति थे, उनसे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन को चलाया था? तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो 3 आंदोलन थे गांधी जी ने चलाया था। अब हम गांधी जी के जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि गांधी जी मतलब क्या थे। तो उनका असली नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। स्थान कहाँ? तो पोरबंदर, गुजरात में। पिता करमचंद गांधी थे। काबा गांधी भी बोला जाता है इनको।
ये करमचंद गांधी जो थे वो दीवान थे, इसको वित्त मंत्री कहा जाता है। और राजकोट के बकानेर पोरबंदर में जो है थे दीवान थे। माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा, इन्होंने विवाह किया था 9 वर्ष की उम्र में। फिर गांधी जी का जन्म हुआ 13 वर्ष की उम्र में। इन्होंने शिक्षा कहाँ से लिया था गांधी जी ने? तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने राजकोट से लिया था। कॉलेज जो है उनका श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर था, भावनगर। वकालत उन्होंने किया था इनर टेम्पल लंदन 1828 से लेके 1891 में। फिर 1891 में बॉम्बे लौटे और प्रैक्टिस किया उन्होंने। गांधी जी के 4 पुत्र थे, एक हरिलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास, चौथा देवदास। गांधी जी के ये 4 पुत्र थे। 5वां पुत्र दत्तक पुत्र था जमुना लाल बजाज, जिसका नाम था जमुना लाल बजाज। फिर 1893 में गुजरात के व्यापारिक दादा अब्दुल्ला मुकदमा दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी मुकदमा लड़ने भी गए थे। फिर दक्षिण अफ्रीका में जब गए गांधी जी, कब गए थे? 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक। और 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसलिए भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा जीत गए थे गांधी जी। फिर रंग भेद की नीति के शिकार हो गए। 21 वर्ष तक वो साउथ में दक्षिण अफ्रीका में रहे। अनेक आंदोलन उन्होंने किया। पहली बार 1906 में, फिर 1908 में जेल गए। 2 आश्रम बनाए। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कब की? 1894 ईस्वी में। फिर 1893 से लेकर 1915 के बीच गांधी जी 3 बार भारत आए थे। कब? तो 1897 में पत्नी और बच्चों को लेने। फिर 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर 1915 में 9 जनवरी 1915 में आए थे। गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका, उन्होंने क्या किया था कि सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जिसको बोलते हैं, 1906 में आंदोलन हुआ था। फिर 1914 सरकार में समाप्त हुआ। अब आत्मकथा, सत्य के साथ मेरी प्रयोग। कब तक की कहानी घटनाओं का जिक्र 1920 में, प्रकाशित हुआ था 1925 में। प्रभावित, जॉन रस्किन से वो प्रभावित थे। डेविड थॉरो, लियो टॉलस्टॉय, इन सब से वो प्रभावित थे। अब सिद्धांत, सत्य और अहिंसा का उनका सिद्धांत था। सर्वोदय, दलित और अछूतों का उत्थान करना। दार्शनिक, अराजकतावाद के समर्थक, राजविहीन समाज का निर्माण। समाजवादियों में व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, ना कि लालच। परिवार प्रयोजन, आत्मनिर्णय। गांधी जी का कहना था कि गलत साधन हमें कभी भी सही जगह पे, कहीं सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता। उनकी शिष्या जो थी गांधी जी की, मैडलिन स्लेड थी। मीराबेन नाम से गांधी जी उनको पुकारते थे। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। पूरे भारत का 1 वर्ष का भ्रमण करना। प्रथम वर्ष भारत में खुले कान और बंद कर व्यतीत करना। आध्यात्मिक गुरु जो है वो नारायण गुरु थे उनके। प्रमुख पुस्तकें,